ओके। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज के इस छोटे सी वीडियो में चर्चा होगी पृथ्वी के संबंध में। पृथ्वी की गतियां, कितने प्रकार की गति हो सकती है पृथ्वी की, और इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है क्षेत्रफल के आधार पर या आकार की दृष्टि से कह लीजिए, पृथ्वी, जिस पर कि हम और आप निवास करते हैं। और कहा जाए कि 8 ग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन पाया जाता है, एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन पाया जाता है आपकी पृथ्वी है। और यही कारण है कि इसे जीवित ग्रह या लिविंग प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है ना। इस पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है ना। पृथ्वी की गतियों के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गति हो सकती है। सबसे पहली चीज एक तो होती है आपकी परिक्रमण गति, सॉरी, एक होगी परिक्रमण गति और दूसरा होगा परिभ्रमण गति। पृथ्वी की गतियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो परिक्रमण गति होती है और दूसरा जो है परिभ्रमण गति होती है। क्या है इसको समझिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है ना। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है और इस सूर्य के चारों ओर, है ना, इस सूर्य के चारों ओर जितने भी 8 ग्रह हैं वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जिसमें से आपकी और हमारी पृथ्वी भी है। अगर हम पृथ्वी को यहां बनाया क्या है वो देख लीजिए। केंद्र में आपका सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी जो है एक निर्धारित पथ पर परिक्रमा करती है। पहले हेडिंग आपने लिखा है परिक्रमण गति, या इसी को आप कहते हैं रिवॉल्यूशन, है ना। रिवॉल्यूशन, एक चक्कर यहां शुरू करिए पृथ्वी, भाई केंद्र में तो आपका सूर्य है और यहां से आरंभ करते हुए ये पृथ्वी जो है पूरा एक राउंड पूरा कर ले, पूरा एक चक्कर लगा ले। जिस गति के माध्यम से यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उस गति को आप कहेंगे परिक्रमण गति। वह गति जिसके माध्यम से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक राउंड, एक चक्कर पूरा करती है, उस गति को आप कहते हैं परिक्रमण गति। और एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसको आप कहेंगे परिक्रमण काल। ठीक है, ये तो है परिक्रमण गति की बात। इसको जो है आप कहते हैं रिवॉल्यूशन, है ना, रिवॉल्यूशन हो गया। परिभ्रमण क्या होता है, परिभ्रमण गति कह लीजिए, या इसी को आप कहेंगे घूर्णन गति। पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमा करती ही करती है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है। जैसे लट्टू घूमता है ना, लट्टू आपने नचाया होगा, लट्टू की तरह अपने एक्सिस पे भी घूमती है और अपने अक्ष पर घूमने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। 2 गति ध्यान रखिएगा। पहला हमने बताया परिक्रमण गति, जिसमें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है, जिस गति से करती है उसको आप कहेंगे परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन। और दूसरी गति आपकी हो जाएगी घूर्णन गति, या इसी को कह सकते हैं अपने एक्सिस पे घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। ये 2 गति आपकी होती है। पृथ्वी ही नहीं, जितने भी 8 ग्रह हैं वो सभी इस दोनों ही गतियां करते हैं, परिक्रमण गति भी करते हैं और परिभ्रमण गति भी करते हैं, है ना। जो परिक्रमण गति है इसका समय जो होता है 365 सही 1/4 दिन, है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। इसको आप कह सकते हैं परिक्रमण काल, या इसी को आप कह सकते हैं 1 वर्ष का समय होता है। और चूंकि 1 वर्ष समय लगता है इसलिए इसे आप क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कह लीजिए, रिवॉल्यूशन कह लीजिए, या वार्षिक गति कह लीजिए, है ना। ये सब इसके उपनाम हो जाएंगे, परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन या वार्षिक गति। ये आपका हो जाएगा वार्षिक गति, वार्षिक गति। ठीक है, वार्षिक गति के परिणाम स्वरूप, वार्षिक गति के परिणाम स्वरूप जो है वर्षा हो गया, क्लाइमेट, वर्षा आपका हो गया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन होता है, मतलब जो मौसम का परिवर्तन जो होता है वह इसी वार्षिक गति के परिणाम स्वरूप होता है। गर्मी आता है, गर्मी के बाद बरसात आता है, बरसात के बाद क्या आता है,
जाड़ा आता है। ठीक है, तो ऋतुओं का परिवर्तन जो होता है इसी वार्षिक गति के परिणाम स्वरूप होता है, यानी परिक्रमण गति के परिणाम स्वरूप ही होगा। दूसरी चीज जो आपकी घूर्णन गति है या परिभ्रमण गति है, इस गति को आप कहते हैं दैनिक गति। दैनिक गति यानी वह अवधि अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को जो समय लगेगा उसे आप कहेंगे दैनिक गति के रूप में जानते हैं। यानी एक दिन में लगभग जो अवधि इसकी है 23 घंटा 56 मिनट 16 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 16 सेकंड में जो है एक घूर्णन पूरा करती है। परिणाम स्वरूप ये समय आपका क्या है, लगभग 24 घंटे के आसपास होता है। इस कारण इस गति को आप क्या कहते हैं, दैनिक गति के नाम से भी पुकारते हैं। दैनिक गति के परिणाम स्वरूप दिन और रात होता है। जिस 24 घंटे का दिन होता है 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। हालांकि ये रेशियो हर जगह बराबर नहीं है। विषुवत रेखा पे ये चीजें होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में लंबाई में, दिन की लंबाई में और रात की लंबाई में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। तो हमने दो चीजें नोट करने लायक हमने बताया। पहली चीज परिक्रमण गति किसे कहते हैं, वह गति जिसके माध्यम से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति कहलाती है। इसी को आप रिवॉल्यूशन कहते हैं या इसी को आप कहते हैं वार्षिक गति। परिक्रमण गति के परिणाम स्वरूप ही जो है ऋतुओं का परिवर्तन होता है। गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद जाड़ा आता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने आपको बताई कि वह गति जिसके माध्यम से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपनी एक्सिस पे घूमती है, इस गति को आप क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं या इसी को अंग्रेजी में आप रोटेशन कहते हैं। और 23 घंटा 56 मिनट 16 सेकंड में जो है अपने एक्सिस पे पृथ्वी एक घूर्णन पूरा कर लेती है। ठीक है, इस गति को आप दैनिक गति के नाम से जानते हैं और दैनिक गति के परिणाम स्वरूप जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब कुछ चीजें, एक कॉन्सेप्ट आपका आता है, यहीं पर क्लियर कर लीजिएगा। इसी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है, देखिए, अपसौर एवं उपसौर। ठीक है, अपसौर एवं उपसौर क्या है ये, हमने आपको बताया कि सूर्य जो है आपका केंद्र बिंदु है, केंद्र में स्थित है और पृथ्वी इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, परिक्रमा करती है। अब आपकी पृथ्वी घूम रही है, तो चूंकि पृथ्वी जो इसका परिक्रमण पथ है वो पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं है, पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार की श्रेणी में आता है। यानी इस कंडीशन में होता क्या है कि एक तो आपका खगोलीय पिंड हो गया सूर्य और दूसरा पिंड क्या हो गया, पृथ्वी। इन दोनों पिंडों के बीच दूरी घटती बढ़ती रहती है। कल्पना कीजिए कि अगर ये जो आपका कक्षा हमने बनाया था, ऑर्बिट बनाया है, अगर हम पृथ्वी को यहाँ पे रखते हैं, है ना, तो इन दोनों पिंडों के मध्य में, मतलब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जो है मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, अधिकतम दूरी होती है। और यह दूरी जो होती है 15.02 करोड़ किलोमीटर, है ना। अगर हम यहाँ पर पृथ्वी को रखते हैं तो इन दोनों पिंडों के मध्य में जो है क्या होगी, दूरी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। और यही पृथ्वी अगर घूमते घूमते यहाँ पे अगर आ जाए, है ना, तो इन दोनों पिंडों के मध्य में दूरी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। और यह न्यूनतम दूरी होती है 14.69 करोड़ किलोमीटर, है ना। क्योंकि पृथ्वी के जो परिक्रमण पथ है वो पूरी तरह से वृत्ताकार या गोलाकार नहीं है, हर जगह दूरी समान नहीं रह सकती है। यहाँ पे मैक्सिमम इन दोनों पिंडों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है और यहाँ पर इन दोनों पिंडों के मध्य में क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। परिणाम स्वरूप दो तरह की कंडीशन उत्पन्न होती है जिनको आप क्रमशः अपसौर और उपसौर के नाम से जानते हैं। क्या है अपसौर? अपसौर को आप अंग्रेजी में कहते हैं अपहेलियन। इसका जो आंग्ल वर्जन है अपहेलियन, और इसमें क्या होता है इसको समझिएगा। अपहेलियन या अपसौर वह स्थिति है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी पाई जाती है। वह स्थिति जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी पाई जाती है अपसौर के रूप में जानी जाती है। इस शब्द को व्याख्या आप कर सकते हैं हिंदी भाषा में, अप और सौर, है ना, इस तरह अप धन सौर। अगर इस शब्द का आप विग्रह करिएगा, सौर का मतलब सूर्य से है, इस सौर का मतलब सूर्य से है और अप का मतलब दूरी से है, यानी सूर्य से दूरी की स्थिति। वह स्थिति जबकि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पे पाई जाती है
अपसौर या अफेलियन के रूप में जानी जाती है। और यह कंडीशन प्रत्येक वर्ष होगी कब, तो ये होती है, ये होगी आपकी 4 जुलाई को। इस डेट को याद रखिएगा, डेट आपसे पूछी जाती है ना। इन दोनों पिंडों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 15.02 करोड़ किलोमीटर होती है। इस कंडीशन को आप अपसौर या अपहेलियन कहते हैं। और ये कब होती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई को ये डेट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी कंडीशन उपसौर कह लीजिए, विग्रह करिएगा, उपधन सौर, है ना, सूर्य के समीप, हिंदी आप पढ़ते होंगे, सूर्य के समीप। और इसको आप अंग्रेजी, इसका जो आंग्ल वर्जन है इसे कहेंगे परहेलियन, है ना। तो इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह खगोलीय घटना या वह स्थिति जबकि पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर पाई जाती है, वह स्थिति जबकि इन दोनों पिंडों के मध्य, मतलब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी पाई जाती है, इस स्थिति को आप क्या कहते हैं, उपसौर के रूप में जानते हैं, या इसी का आंग्ल वर्जन है परहेलियन, है ना। और यह जो न्यूनतम दूरी होती है वह 14.69 करोड़ किलोमीटर होती है। और कब होती है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस पाई जाती है। और इस घटना को आप क्या कहते हैं, उपसौर या परहेलियन के रूप में जानते हैं। तो ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य की 2 कंडीशंस याद रखिएगा, उपसौर और अपसौर, है ना। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन में 4 डेट आपको दिया जाएगा, जैसे 4 तिथियां आपको दे दे, 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 मार्च और 22 सितंबर, है ना। 4 डेट आपको दिया गया है। और पूछेगा कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से, निम्नलिखित 4 दिनांक में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अपने न्यूनतम दूरी पे पाई जाती है। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पे पाई जाती है, यानी दूसरे शब्दों में किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 3 जनवरी, है ना। या किस तिथि को सूर्य और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 4 जुलाई। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न आपका ये पूछा जाता है यहाँ पे कि जब आप कह रहे हैं कि 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, यानी न्यूनतम दूरी है, तो उस स्थिति में 3 जनवरी को हमें ठंडक का अनुभव क्यों होता है, क्यों नहीं हमको गर्मी लगती है। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। क्या कारण है कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कम होने के बाद भी हमारे यहाँ भयंकर शीतलहरी पड़ती है ना, भयंकर सर्दी पड़ती है, जबकि पढ़ना चाहिए कि जब भाई हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य है। और जब हम ऊर्जा के स्रोत के पास रहेंगे तो हमको क्या लगना चाहिए, गर्मी लगनी चाहिए। लेकिन हमको 3 जनवरी को क्या लगता है, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, देखिए ठंडा का मौसम चल रहा है। तो क्या कारण है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में 3 जनवरी को मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसके बाद भी हमें गर्मी नहीं लगती है बल्कि सर्दी लगती है, ठंडक लगती है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।